यूक्रेन पर पुतिन के कहर से फिनलैंड कांप गया। 1940 के विंटर वार के जख्म हरे हो गए। डरा हुआ फिनलैंड नाटो की छतरी के नीचे सुरक्षा चाहता है, लेकिन क्या नाटो और यूरोपीय समुदाय में सब ठीक ठाक चल रहा है? यूरोप सब कुछ करने के बाद भी पुतिन की आक्रामकता को रोक नहीं पा रहा है। यूरोप को पता है कि जब तक रूस का कच्चा तेल और गैस बिकती रहेगी, पुतिन बम बरसाते रहेंगे। रूस को रोकने के लिए उसकी ऊर्जा ताकत पर प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन गैस और तेल के लिए रूस पर निर्भर जर्मनी कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। तो क्या जर्मनी ही पुतिन की ताकत है? दरअसल रूस और जर्मनी के रिश्तों की दास्तान किसी फिल्म जैसी रोमांचक है। हिटलर ने भले ही रूस को रौंद डाला हो, लेकिन बाद के दशकों में रूस के लिए जर्मनी ने नाटो तक की नहीं सुनी। अमेरिका से भी रिश्ते बिगाड़ लिए। क्या अब भी वही हो रहा है? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। वह 1941 का अक्टूबर था। हिटलर की वियरमाख्त अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू कर चुकी थी। हिटलर ने सोवियत संघ पर धावा बोल दिया था। वियरमाख्त नाज़ी सेना का साझा अभियान था, जिसमें हीर यानी थल सेना, क्रिग्समरीन यानी नौसेना और लुफ्तवाफे यानी वायुसेना शामिल थी। फ्यूहरर की वियरमाख्त तूफानी अभियान पर थी, जिसे इतिहास में ब्लिट्ज़क्रीग के नाम से दर्ज किया गया। कुछ ही दिनों में नाज़ी सेना ने सोवियत रूस का बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। इधर हिटलर के टैंक मास्को पर कब्जे के लिए बढ़ रहे थे, उधर मास्को से करीब 900 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे केवल 500 मीटर की गहराई में नेचुरल गैस मिल गई थी। 1 साल के भीतर यह गैस सारातोव पाइपलाइन के जरिए बिजली घरों को मिलने लगी। यही गैस और इससे बनी बिजली युद्ध का साजो सामान बनाने वाली कई फैक्ट्रीज को जाती थी। इस गैस के सहारे सोवियत रूस की ताकत अचानक बढ़ गई थी। 1945 में सारातोव से मास्को के बीच गैस पाइपलाइन बिछा दी गई। अब राजधानी मास्को को सीधे औद्योगिक गैस पहुंचने लगी थी। वक्त कैसी करवट लेगा यह किसे पता था। जिस नेचुरल गैस ने स्टालिन के सोवियत संघ को हिटलर से लड़ने की ताकत दी थी, उसी गैस ने जर्मनी और रूस में ऐसी दोस्ती बना दी कि रूस व अमेरिका के बीच चरम शीत युद्ध के बीच भी नाटो अपने सबसे खास सदस्य जर्मनी को सोवियत रूस से दूर नहीं कर पाया। जॉन एफ कैनेडी से लेकर रोनाल्ड रेगन तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति लगे रहे, लेकिन जर्मनी और रूस के ऊर्जा संबंधों को हिला नहीं सके। यह वाकया 1960 के दशक का है। तब तक यूरोप रूस से अपनी जरूरत का केवल 6% कच्चा तेल लेता था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध गरमा रहा था। जर्मनी सहित पश्चिम यूरोप अमेरिका के साथ थे। इसी बीच सोवियत संघ ने ड्रेज़्बा पाइपलाइन का ऐलान कर दिया। यह एक तेल पाइपलाइन थी, जिसे सोवियत संघ ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा था। यह पाइपलाइन मध्य रूस के तातारस्तान में अल्मेवेस्क से शुरू होनी थी। इसके जरिए यूराल, साइबेरिया और कैस्पियन का कच्चा तेल यूरोप तक पहुंचाया जाना था। यह सोवियत रूस की ऊर्जा रणनीति का पहला अचूक दांव था, जो बड़ी मजबूत तैयारी के साथ खेला गया था। वह शीत युद्ध का दौर था। रूसी राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव की इस योजना पर वाशिंगटन में खलबली मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तत्काल कदम उठाया। उनकी पहल पर 1963 में नाटो ने ड्रेज़्बा पाइपलाइन को सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। यह पाबंदी बड़े आकार के पाइप की सप्लाई पर थी, जिसके जरिए तेल यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाना था। पश्चिम जर्मनी इन पाइपों का सबसे बड़ा निर्यातक था। नाटो का दबाव था, तो जर्मनी ने कुछ नानुकुर के बाद इस प्रतिबंध को मान लिया। अलबत्ता ड्रेज़्बा पाइपलाइन रुकी नहीं। रूस ने साजो सामान का जुगाड़ कर ही लिया और 1964 में इस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई। 4000 किलोमीटर लंबी ड्रेज़्बा आज तक दुनिया की सबसे लंबी, तैयार और संचालित तेल पाइपलाइन है। इस
इससे बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ऑस्ट्रिया को तेल मिलता है और अंततः ये जर्मनी पोलैंड सीमा पर श्वेट में जर्मनी की सबसे बड़ी रिफाइनरी से जाकर जुड़ती है। फिर आया शीत युद्ध का सबसे गर्म दशक। 1979 में कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान में उतार दी थीं। रूस के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव अफगान की कूटनीतिक बिसात पर चुन चुन कर मोहरे चल रहे थे। ठीक इसी दौरान सोवियत रूस ने साइबेरिया से पश्चिम यूरोप को जोड़ने वाली यमाल नेचुरल गैस पाइपलाइन का ऐलान कर दिया। यह तब तक की सबसे चौड़ी गैस पाइपलाइन होने वाली थी, जिससे बेलारूस, यूक्रेन और स्लोवाकिया होते हुए पश्चिम यूरोप तक गैस ले जाई जानी थी। वह जुलाई 1981 में ओटावा की शिखर बैठक थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने यूरोप के देशों को इस पाइपलाइन परियोजना से दूर करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन नवंबर 1981 में जर्मन चांसलर हेलमुट श्मिट ने अमेरिका को चौंकाते हुए रूस के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव से इस पाइपलाइन को लेकर हाथ मिला लिया। जर्मनी के लिए 25 साल तक गैस की आपूर्ति तय कर दी गई थी। यही वह वक्त था जब पोलैंड में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई थी। इसे लेकर अमेरिका की फिक्र और बढ़ गई। दिसंबर 1981 में रोनाल्ड रेगन ने यमाल पाइपलाइन के लिए साजो सामान की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी। यूरोप के देशों को इस पाइपलाइन की फाइनेंसिंग से भी रोक दिया गया। यह पहला मौका था जब नाटो में खुला बिखराव दिखने लगा था। जर्मनी इस बिखराव की अगुवाई कर रहा था। कुछ वक्त बाद नाटो के प्रतिबंध खत्म हो गए और यमाल पाइपलाइन 1984 में चालू हो गई। 1990 के बाद से रूस और जर्मनी के ऊर्जा संबंध और गाढ़े हो गए। फिर आई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो बाल्टिक सागर के जरिए सीधे रूस और जर्मनी को जोड़ती थी। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने इसका जोरदार विरोध किया, लेकिन 2005 में जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर और व्लादिमीर पुतिन ने इस गैस पाइपलाइन के लिए हाथ मिला लिया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 2012 में शुरू हो गई। श्रोडर और पुतिन की निकटता सुर्खियों में रही। पूर्व जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर को जर्मनी में पुतिन का खास माना जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले उन्हें रूस की भीमकाय गैस कंपनी गैसप्राम के बोर्ड में शामिल किया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 इसी परियोजना का दूसरा चरण है। बाल्टिक के देश और अमेरिका इसका विरोध करते रहे हैं। इस गैस पाइपलाइन के कारण जर्मनी और अमेरिका के रिश्तों में खासी ठंडक रही है। दिसंबर 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट पर पाबंदी लगा दी थी। व्हाइट हाउस पहुंचने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे खत्म कर दिया ताकि जर्मनी से रिश्ते अच्छे हो सकें। लेकिन अब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम की मंजूरी रोकनी पड़ी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तैयार है। जर्मनी रूस के साथ अपनी तेल और गैस रिश्तेदारी को किस हद तक सीमित करेगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का भविष्य इस बात पर निर्भर है। या यूं कहें कि पुतिन को नए हमलों से रोकने का दारोमदार जर्मनी और रूस के ऊर्जा व कारोबारी रिश्तों पर है। नाटो और यूरोपीय समुदाय जर्मनी को मनाने में लगे हैं। सबको पता है कि जब तक यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रूस से रिश्ता नहीं तोड़ेगी, पुतिन को कच्चे तेल के बदले रोज $285 मिलियन मिलते रहेंगे। गैस की खरीद मिलाकर यह भुगतान करीब $1 अरब रोजाना पर पहुंच रहा है। और जब तक यह भुगतान मिलता रहेगा, पुतिन अपनी जंग जारी रखेंगे। यह था किस्सों का एक और सिक्का। अगले सप्ताह एक नई कहानी। देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।